विश्व में एक स्थान ऐसा भी है जो पूरी तरह से शांत है, सैन्य गतिविधियों से मुक्त है और साइंटिफिक रिसर्च कार्यों के लिए समर्पित है। मैं बात कर रहा हूँ अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका ऐसा इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका के संबंध में एक संधि, जिसे हम अंटार्कटिका ट्रीटी के नाम से जानते हैं, जो 1959 में अस्तित्व में आई थी और 1961 में लागू की गई थी। अगर हम बात करें तो वर्तमान में पर्यावरण से संबंधित अनेक न्यूज़ आप पढ़ते रहते होंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन होल। इनके संबंध में जितनी भी रिपोर्ट्स हर साल आती है, उसका महत्वपूर्ण डेटा प्रोवाइड कराने वाला सोर्स अंटार्कटिका है। और इस वीडियो में हम अंटार्कटिका संधि के संबंध में सारी बेसिक बातों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अंटार्कटिका संधि को समझते हैं। तो अंटार्कटिका ट्रीटी, ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि यह अस्तित्व में आई थी कब? 1 दिसंबर 1959। 1 दिसंबर 1959 को अस्तित्व में आई थी और इसको लागू किया गया था 23 जून 1961। तो यहाँ पर आपको दो डेट याद रखना, 1959 और 1961, ठीक है। फिर हम बात करें अगर 1959 में, तो ये कोल्ड वार का समय था। यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई थी और उस तनाव की स्थिति में यह अंटार्कटिका ट्रीटी साइन की गई थी और शुरुआत में इसमें 12 देश पक्षकार थे। क्लियर? लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अंटार्कटिका ट्रीटी से 56 देश संबंधित हो गए और 56 सदस्य देशों की बात करें तो इन सदस्य देशों में भी दो तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी है कंसल्टेटिव, एक है कंसल्टेटिव और दूसरी है नॉन कंसल्टेटिव। क्लियर? अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत इस अंटार्कटिका ट्रीटी से 1983 में जुड़ा था। 1983 में भारत यहाँ पर ऐड हुआ था और भारत का दर्जा अगर हम बात करें तो मैंने बताया था आपको शुरू में कि यहाँ पर दो तरह के मेंबर्स होते हैं, कंसल्टेटिव और नॉन कंसल्टेटिव। तो भारत इसमें जुड़ा था कंसल्टेटिव मेंबर्स के रूप में। क्लियर? तो ये अंटार्कटिका ट्रीटी से संबंध में बेसिक बातें थी। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अंटार्कटिका में की ट्रीटी में ऐसी कौन सी बातें थी जो अंटार्कटिका के लिए महत्वपूर्ण थी। तो उसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट जो था इसका, वो था मिलिट्री एक्टिविटीज़ आर वेपन्स एंड वेपन्स टेस्टिंग्स आर प्रोहिबिटेड, है ना। इसका मतलब यहाँ पर सैन्य गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात की गई। वहीं हम बात करें तो हर तरह के साइंटिफिक रिसर्च के लिए सदस्य देशों को पूरी तरह से आज़ादी दी गई। इसके अलावा जो अलग अलग सदस्य देश जो अपनी रिसर्च करेंगे, उस रिसर्च का डेटा वह सदस्य देशों के साथ में शेयर करेंगे ताकि उनकी फाइंडिंग का फ़ायदा पूरे विश्व को प्रॉपर तरीके से मिल सके। फिर इसके बाद में हम बात करें अंटार्कटिका ट्रीटी में यह भी कहा गया है कि अंटार्कटिका में किसी भी तरह का कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी वहाँ पर रिसर्च स्टेशन बनेंगे अंटार्कटिका में, उन रिसर्च स्टेशन की जांच अंटार्कटिका ट्रीटी के सदस्य देशों के द्वारा कभी भी की जा सकने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इसमें जो भी सदस्य देश होंगे और अंटार्कटिका संधि के संबंध में जो भी मुख्य घटक है, उनकी हर साल प्रॉपर तरीके से बैठक होगी। फिर इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर अंटार्कटिका ट्रीटी में किसी भी तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ को भी प्रतिबंधित किया गया है। और इसके अलावा फिर लास्ट पॉइंट देखें हम तो अंटार्कटिका ट्रीटी में यह कहा गया है कि यहाँ पर रिसर्च स्टेशनों के कारण विभिन्न देशों के बीच में अगर विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, उनके द्वारा इसको निपटाया जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ मोटे मोटे पॉइंट कि अंटार्कटिका ट्रीटी में क्या कहा गया है। एक तो सैन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की बात की गई है। दूसरा, किसी भी तरह के रिसर्च करने के लिए सदस्य देशों को आज़ादी दी गई है। आपस में डेटा शेयरिंग की बात की गई है। हर साल इनकी मीटिंग करने की बात की गई है। इल्लीगल एक्टिविटीज़ को प्रतिबंधित करने की बात की गई है। परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करने की बात की गई है।
इसके अलावा किसी भी तरह का कोई विवाद होगा तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुना जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक और मैं बात बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि भारत 1983 में अंटार्कटिका ट्रीटी से जुड़ा था, है ना, और इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत ने अंटार्कटिका ट्रीटी में दो अपने रिसर्च स्टेशन भारती और मैत्री स्थापित किया था। पहला जो रिसर्च स्टेशन भारत ने स्थापित किया था वो मैत्री था, फिर बाद में भारती। तो ये दो रिसर्च स्टेशन भारत के यहाँ पर कार्यरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अंटार्कटिका ट्रीटी के संबंध में दो महत्वपूर्ण घटकों की बात होती है। दो महत्वपूर्ण घटक में पहला है ATCM और दूसरा है CEP। अब ये अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है, और न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि अंटार्कटिका ट्रीटी के ATCM की 46th बैठक और CEP की 26th बैठक भारत के कहाँ पर हो रही है? कोच्चि में, और इसी कारण से ये न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये होता क्या है। तो हम सबसे पहले बात करें ATCM की, तो ATCM का फुल फॉर्म अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अंटार्कटिका ट्रीटी में दो तरह के सदस्य देश होते हैं, कंसल्टेटिव और नॉन कंसल्टेटिव। तो ATCM में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन करेगा? कंसल्टेटिव मेंबर्स। अब कंसल्टेटिव मेंबर्स क्या करते हैं? तो कंसल्टेटिव मेंबर्स अंटार्कटिका के संबंध में जो भी नीति निर्माण होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ATCM। ATCM के द्वारा ही अंटार्कटिका के प्रशासनिक मामले, वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित मामले और इस तरह से संबंधित कई सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है ATCM में, और ATCM ही इसका एक तरह से बोल सकते हैं हम थिंक टैंक जो है वो ATCM होता है अंटार्कटिका ट्रीटी का। दूसरी बॉडी की बात करें तो वो है कमेटी फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जिसे हम CEP के नाम से जानते हैं। CEP की बात करें तो CEP शुरुआत में इसमें अंटार्कटिका ट्रीटी के साथ में नहीं जुड़ा हुआ था। यह अस्तित्व में आया था 1991 में। एक प्रोटोकॉल था मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड प्रोटोकॉल से CEP अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द यूज़ किया मैड्रिड प्रोटोकॉल, तो हम थोड़ा सा मैड्रिड प्रोटोकॉल के बारे में समझ लेते हैं। मैड्रिड आपको पता है स्पेन में है, और स्पेन के मैड्रिड में इसको अपनाया गया था। ठीक है, अब मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या करता है? मैड्रिड प्रोटोकॉल प्रावधान करता है कि अंटार्कटिका को एक नेचुरल रिजर्व के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, एक तो नेचुरल रिजर्व के रूप में मान्यता देने की बात करता है, दूसरा किसी भी तरह की अंटार्कटिका में कोई भी गतिविधि होती है, चाहे माइनिंग से रिलेटेड हो या कोई अदर एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से पहले मैड्रिड प्रोटोकॉल ये कहता है कि वहाँ पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने की बात करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी वह अंटार्कटिका में होगी तो उसके पहले आपको पर्यावरण का प्रभाव का मूल्यांकन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैड्रिड प्रोटोकॉल ये कहता है कि यहाँ के पर्यावरण की सतत निगरानी करने की भी बात करता है। इसके साथ ही साथ मैड्रिड प्रोटोकॉल CEP के गठन की भी बात करता है कि CEP के द्वारा ही यह सारी एक्टिविटी संचालित होगी। अब हम बात करें CEP क्या होता है, तो CEP अंटार्कटिका के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सारे मामले, चाहे उसमें हम जैव विविधता को ले लें कि वहाँ पर पर्यावरण के बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, या रिसर्च स्टेशन की एक्टिविटीज़ को हम किस तरह से रेगुलेट करें, उस तरह के सारे मामलों पर विचार विमर्श CEP करता है। और CEP उसकी सलाह, उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है उसकी सलाह किसको देता है? ATCM को। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, ATCM और CEP क्या होता है, और साथ ही साथ हमने मैड्रिड प्रोटोकॉल को भी प्रॉपर तरीके से समझा। ठीक है, अब हम बात करें कि हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में, ये दो नाम याद रखना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से केरल के कोच्चि में 46 अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक, जिसे हम ATCM के नाम से जानते हैं, और CEP की 26वीं बैठक
आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बेसिक होगा, अंटार्कटिका संधि कब अस्तित्व में आई, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत के लिए अंटार्कटिका संधि क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, भारत के कौन कौन से रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में कार्यरत है और उनसे हमको क्या क्या फाइंडिंग मिल रही है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है कि ATCM और CP से क्या आप समझते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बोल रहा हूँ कि इसके संबंध में मैं आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में मिल जाएगा। थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.